शरद जी, एक दो विषय मेरे दिमाग में लगातार कौंध रहे हैं। ई विद्या, पीएम ई विद्या, और साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी आरबीआई की लेकर आएंगे। तो ई विद्या के तहत वन क्लास वन चैनल। अब आप समझिए कि मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जो हमारे नए युवा है, जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए रोजगार के लिए भी और साथ ही साथ चैनल्स के लिए भी। और एक बड़ी बात यह कि ई विद्या के जरिए रोजगार कैसे मिलेगा और एक नई शिक्षा को किस तरह बढ़ावा मिलेगा, और 5G की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। तमाम ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पर युवाओं को फोकस रख के आगे बढ़ाया गया, और जो 25 साल की कल्पना की जा रही थी, मैं समझता हूं कि कम से कम 5-7 साल में जरूर देखने को मिले आने वाले समय में। निश्चित तौर पर ये एक अच्छी पहल है, और जिससे हम कहते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कई बार अभिशाप में वरदान छिपा होता है। तो जिस तरह से कोविड ने हमको घर से काम करने का एक रास्ता बहुत तेज़ी से सुझाया, और इस काम में निश्चित तौर पर हाई स्पीड इंटरनेट ने सबकी बड़ी मदद की। और आज ये स्थिति है कि मैं जिस ठेले वाले से सब्ज़ी लेता हूँ, उसका मोबाइल नंबर भी है। कभी हमारी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो मैं कभी फ़ोन लगाता हूं तो उसकी बेटी फ़ोन उठाती है और कहती है कि मेरी क्लास चल रही है, आप थोड़ी देर बाद फ़ोन कीजिएगा, फिर मैं पापा से आपकी बात करा दूंगी। तो यहाँ तक एक्सेस अब इस तकनीक का हुआ है। और ये ई विद्या योजना के तहत जिस तरह से ये बिल्कुल एक ठीक पहल है कि जिस तरह से पहले हम यूजीसी ग्रांट कमीशंस के प्रोग्राम दूरदर्शन पर देखते थे, अगर इस तरह से एजुकेट करने के लिए स्पेसिफाइड चैनल्स हों या कुछ चैनल्स में स्लॉट खरीद कर इसको आगे बढ़ाया जाए, तो ये काफ़ी इनोवेटिव एक तरीका है। और दूसरा, विद्यार्थियों को काफ़ी अच्छे तरीके से, क्योंकि हर व्यक्ति डेटा को ख़रीदना उसके लिए, ख़ासतौर से समाज के कमज़ोर तबके को, और उसके पास मल्टीमीडिया मोबाइल होना भी एक चुनौती है। और बेहतर ये है कि अगर गांव-गांव तक हम ई एजुकेशन पहुंचाना चाहते हैं, और कोविड ने हमको एक रास्ता तो बताया ही है कि अगर कभी ईश्वर ना करे इस तरह की महामारियों की स्थिति बनती है, तो आप किस तरह से घर बैठे शिक्षा ले सकते हैं। तो ये एक अच्छी स्कीम नज़र आती है। ई पासपोर्ट भी एक, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी पहल है, जिस पर बात अब तक नहीं हुई है। बिल्कुल, क्योंकि पासपोर्ट भी, अगर ई पासपोर्ट आपको बहुत आसानी से अवेलेबल हो रहा है, तो ये एक बड़ा रेवोल्यूशनरी थॉट है जो किस तरह से आगे बढ़ेगा हम भी देखना चाहेंगे। और दूसरी बात जो आपने क्रिप्टो करेंसी की, तो इसको लेकर इस समय पूरी दुनिया में बहस चल रही है। क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए हम थोड़ा इस तरह से इसको समझें कि इसमें कोई बीच में कोई व्यक्ति नहीं होता। जैसे आप और हम यूपीआई का यूज़ करते हैं जी, तो इसमें एक बैंक बीच में जिम्मेदार होता है जो हमारे पैसे को लेकर जहां हम पेमेंट कर रहे हैं वहां तक वो पैसा पहुंचाता है। यानी एक जिम्मेदार पार्टी बीच में मौजूद होती है, नेशनलाइज्ड बैंक की या प्राइवेट बैंक की। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में इस तरह का कोई भी आपने अपना पैसा सीधे इन्वेस्ट किया और वो सीधे इन्वेस्ट हो रहा है, बीच में कोई एजेंसी नहीं है जैसा यूपीआई में होता है। तो इसको एक यही वजह है कि अभी हमने देखा कि बहुत दुनिया में, पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का जब डीवैल्यूएशन हुआ तो बड़ी संख्या में लोगों का नुकसान भी इससे हुआ है। जी, हालांकि कुछ देशों ने इसको लेकर अपने यहाँ इसको मान्यता भी दी है, जिससे वो कहीं लोगों के प्रति एक जवाबदेही दे सकें। लेकिन भारत ने इसका दूसरा ही रास्ता ढूंढने की कोशिश की है कि क्रिप्टो करेंसी पर टैक्सेशन के साथ 30% आरबीआई को ये अधिकार दिया है। तो देखते हैं ये आगे जाके किस तरह से आगे बढ़ता है। जी, यानी कि बाहरी पर प्रहार और अपनों से प्यार, ये समझ सकते हैं इससे। और एक बहुत बड़ी बात यहाँ ये रही कि क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ मैं एक बात ये कर रहा था कि आजकल आईपीओ का बड़ा महत्व हो गया है। कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां या कुछ जो नए स्टार्टअप्स शुरू करते हैं, धीरे धीरे अपना कामकाज आगे बढ़ाते हैं और आईपीओ लेकर आ जाते हैं। कई बार हमने देखा है आईपीओ के 15 दिन तक तो वो बिल्कुल शिखर छूते हैं और फिर अगले ही दिन औंधे मुंह धड़ाम हो जाते हैं। एलआईसी को लेकर एक ये घोषणा है कि एलआईसी अपना आईपीओ लेकर आएगा। तो कम से कम ये माना जाए कि
जो लोग हमारे पास आते थे, मैं बहुत ज़्यादा इसमें कहानी ना सुनाते हुए आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब हम बीमा करवाते हैं तो हमें बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। आप अभी ये कर लीजिए, आपको 14 साल बाद इतना मिलेगा, फिर आपको इतना मिलेगा, क्योंकि सारी चीज़ें बाजार पर निर्भर हैं। और अगर आईपीओ आता है और उस आईपीओ को वाकई अगर उतना प्रतिशत मिलता है, या बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी कह गया मैं, अगर उतना ज़्यादा बढ़ावा मिलता है आईपीओ को, बाजार में उतनी उछाल देखने को मिलती है उस आईपीओ में, तो शायद मजबूती एलआईसी को मिले। बिल्कुल, आपने एकदम मर्म की बात कही है। यही आईपीओ लाने का एक उद्देश्य है, क्योंकि एलआईसी तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी आज भी देश में मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लिए, और जो मध्यम वर्ग टैक्स सेविंग्स के लिए जाना चाहता है, वो एलआईसी की तरफ ही जाता है। और एलआईसी पीढ़ियों से एक ऐसे विश्वास का नाम भी रहा है जिसको लेकर लोगों ने कभी अपने को छला हुआ अनुभव नहीं किया है। ये सरकार का एक बेहिचक ऐसा उपक्रम है जिसमें लोगों ने ये पाया है कि उन्होंने जो भी पैसा लगाया है वो पैसा उनको वापस मिला है। फिर हाउसिंग लोन के लिए भी ये बाद में एक महत्वपूर्ण साधन के तौर पर सामने आया है, लेकिन बीच में निजीकरण की आंधी में जिस तरह से हमने देखा कि बड़े बड़े संस्थान भी हिले, एलआईसी भी थरथराया, और इसी के बीच में सरकार की ये कोशिश निश्चित तौर पर आईपीओ लाने की, एलआईसी को एक मजबूती देने की कोशिश है। और एलआईसी में बहुत ताकत है। जिस तरह से हमने बीएसएनएल को देखा है कि बीएसएनएल में बहुत ताकत रही, लेकिन जो भी घटनाक्रम रहा उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन निजीकरण के लाभ ने बीएसएनएल को पीछे किया। और अब एलआईसी के साथ भी अगर हम अपने जितने भी हमारे महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रम हैं, चाहे वो एलआईसी हो, चाहे वो तेल की कंपनियां हों, या फिर तमाम वो ऐसे क्षेत्र हों, बीएचईएल हो, ये तमाम इनको बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत जतन से इनको खड़ा किया गया है और इन्होंने बरसों भारत का साथ निभाया है। तो इनके पुनर्जीवन के रास्ते ढूंढने की ज़रूरत है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि आईपीओ लाना आधुनिकता और आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक कदम तो है ही, और एलआईसी के लिए भी उपयोगी साबित हो तो सोने पे सुहागा है। जी।